आज थोड़ी चर्चा अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स पर करूंगी। नीति शास्त्र के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें इसके एक आदर्शात्मक या नियामक स्वरूप का ही एहसास होता है। नीति शास्त्र की परिभाषा से यही पता चलता है कि नीति शास्त्र एक वह शास्त्र है या विज्ञान है जो नियामक या आदर्शात्मक है और यह मनुष्य के आचरण पर निर्णय देता है या उसके आचरण का किसी आदर्श या कहना चाहिए कि नियमानुसार किन्हीं मानकों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में उसके आचरण का अध्ययन करता है। इसका यह स्वरूप प्राचीन काल से चला आया है, लेकिन हम 20वीं शताब्दी में अधिनीति शास्त्र नाम से एक नई ही विधा देखते हैं जो कि नीति शास्त्र की एक शाखा मानी गई है। तो अब देखिए कि नैतिक कथन और निर्णय इनके संबंध में मूल रूप से 3 प्रकार से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इन नैतिक कथनों के अर्थ क्या हैं, यानी कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम इनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि जो नैतिक शब्द हैं या जो प्रत्यय हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या अर्थ समझते हैं और ये निर्नैतिक शब्दों से किस प्रकार से भिन्न या अलग होते हैं। अब ये जो प्रश्न है इनका संबंध नैतिक शब्दों की परिभाषा और भूमिका से है। नैतिक कथनों या निर्णयों के बारे में दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इनका स्वरूप क्या है, यानी कि क्या ये कथन जो हैं तथ्यात्मक कथनों की तरह से वर्णनात्मक या संज्ञानात्मक होते हैं, अथवा क्या ये संवेगात्मक कथनों के समान मूल रूप से अवर्णनात्मक या असंज्ञानात्मक होते हैं। अब तीसरा एक प्रमुख प्रश्न यह उठता है कि क्या तर्कों के द्वारा इन निर्णयों को उचित सिद्ध किया जा सकता है। यदि नैतिक निर्णयों का प्रमाणीकरण हो सकता है तो हम इनकी पुष्टि के लिए किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या इन निर्णयों को उचित साबित करने के लिए हम उसी प्रकार के तर्क दे सकते हैं जिस प्रकार के तर्कों के द्वारा तथ्यात्मक निर्णयों को सत्य अथवा मिथ्या प्रमाणित किया जाता है। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी इस भाषा से परिचित है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी। अब हम ये देखें कि नीति शास्त्र में इस प्रकार के प्रयुक्त होने वाले शब्दों की एक नई व्याख्या शुरू हुई और ये सारे प्रश्नों जो देखे हमने इनका संबंध नीति दर्शन की उस नवीनतम विधा से है जिसे हम अधिनीति शास्त्र या आलोचनात्मक नीति शास्त्र या विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र आदि की संज्ञा देते हैं। इसे अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र भी कहा गया, इसे व्यावहारिक नीति शास्त्र के नाम से भी पुकारा गया है। वर्तमान शताब्दी में इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हुआ कि अधिनीति शास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य है नैतिक शब्दों अथवा प्रत्ययों के अर्थ का विश्लेषण करके नीति निर्णयों के स्वरूप को स्पष्ट बनाना और उनके प्रमाणीकरण की विधियों का विवेचन करना। तो ये स्पष्ट है कि हम अपने दैनिक जीवन में जिन नैतिक कथनों के प्रयोग करते हैं, अधिनीति शास्त्र या जिसे मेटा एथिक्स भी कहा गया है, ये मेटा एथिक्स उन नैतिक कथनों का स्पष्टीकरण और तार्किक विश्लेषण करता है। इस प्रकार कहा जाता है कि अधिनीति शास्त्र नीति दर्शन की वह विधा है जो नीतिगत भाषा के सभी पक्षों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन, स्पष्टीकरण और विश्लेषण करती है। और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नीतिगत भाषा का विश्लेषण करते समय अधिनीति शास्त्री यथासंभव तटस्थ रहता है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता, यानी कि वह किसी विशेष नियामक या मान की नीतिगत सिद्धांत का न तो समर्थन करता है और न ही वो खंडन करता है। तो अब हम
अधिनीतिशास्त्र के उदय और विकास के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। तो नीति दर्शन की एक व्यवस्थित और स्वतंत्र विधा के रूप में अधिनीतिशास्त्र, जिसको हम व्यावहारिक नीतिशास्त्र और वगैरह वगैरह कई नाम मैंने बताए हैं, उन नामों से भी हम जानते हैं, इसका उदय और विकास वर्तमान शताब्दी में हुआ। लेकिन नीतिगत भाषा के विश्लेषण से जुड़े अधिनीतिशास्त्र की मूल समस्या का पूर्वाभास हमें दो महान अनुभववादी अंग्रेज दार्शनिकों जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम की कृतियों में मिल जाता है। इन दोनों दार्शनिकों ने अपनी अनुभववादी विचारधारा के अनुरूप नैतिक भाषा के प्रयोजन का उल्लेख किया है। शुभ शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए बर्कले को हम पाते हैं कि वो मानता था कि बर्कले मानता है कि स्वयं नैतिक भाषा के संवेगात्मक उद्देश्य का उल्लेख उसने अपने दर्शन में किया है। उसका कहना है कि शुभ शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के विषय में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अन्य व्यक्तियों में इन भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। नीतिगत भाषा से जुड़े बर्कले के इन विचारों में एक प्रमुख अधिनैतिक सिद्धांत संवेगवाद का पूर्वाभास हमें स्पष्ट दिख रहा है। जिन विद्यार्थियों ने समकालीन दर्शन में समकालीन नीतिशास्त्र, पाश्चात्य नीतिशास्त्र पढ़ा है, वे संवेगवाद के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार हम देखें कि डेविड ह्यूम ने माना है कि संवेगों, नैतिकता और नैतिक निर्णयों के विषय में दो मुख्य अधिनीति सिद्धांत व्यक्तिनिष्ठवाद और संवेगवाद की पूर्व भूमिका ही प्रस्तुत की है। वो मानो व्यक्तिनिष्ठवाद और संवेगवाद का एक मौलिक समर्थन करता हुआ दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिनीतिशास्त्र का उद्गम 18वीं शताब्दी के दो महान अनुभववादी दार्शनिकों बर्कले और ह्यूम के विचारों में खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अधिनीतिशास्त्र का मूल स्रोत अनुभववादी विचारधारा में ही मौजूद था। लेकिन देखिए, वर्तमान शताब्दी से पहले नीति दर्शन की एक स्वतंत्र विधा के रूप में अधिनीतिशास्त्र का उदय नहीं हो पाया, क्योंकि तब तक दार्शनिकों ने नीतिगत भाषा के अर्थ और स्वरूप के विश्लेषण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस शताब्दी में अधिनीतिशास्त्र के उद्गम का श्रेय हम देते हैं G.E. मूर को। 1903 में उसकी अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई प्रिंसिपिया एथिका। इसमें उसने सबसे पहले शुभ, उचित, कर्तव्य आदि नैतिक शब्दों के अर्थ के विषय में प्रश्न उठाकर नीति दर्शन में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। मूर से पहले नीतिशास्त्री हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे कौन से कर्म उचित या अनुचित हैं, कौन सी वस्तुएं हमारे लिए शुभ अथवा अशुभ हैं, जैसे नियामक नीतिशास्त्री संबंधी प्रश्नों पर ही प्राय विचार किया करते थे। लेकिन इन प्रश्नों के साथ साथ मूर ने सबसे पहले अधिनीतिशास्त्र संबंधी यह प्रश्न भी उठाया कि शुभ, अशुभ अथवा नैतिक शब्दों के अर्थ क्या हैं, यानी हम इनकी परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसने इस प्रश्न को नीतिशास्त्र का मूल प्रश्न माना और यह कहा कि इसकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यह हमारा प्रथम प्रश्न है, शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इस प्रश्न को उसने एक मौलिक प्रश्न की संज्ञा दी और माना कि इस प्रश्न का संबंध केवल और केवल नीतिशास्त्र से है। उसने कहा कि शुभ की परिभाषा कैसे दी जा सकती है। ये प्रश्न सारे नीतिशास्त्र का सर्वाधिक मौलिक प्रश्न है। तो इस प्रकार मूर को अधिनीतिशास्त्र का जनक या प्रणेता कहा जाने में कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, इस शताब्दी के प्रथम दशक तक यह माना जाता था कि जीवन, जगत, आत्मा, ईश्वर, धर्म, नैतिकता, सत्य, ज्ञान, सौंदर्य आदि से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना और उनके समाधान के प्रयास करना ही दर्शन का मुख्य कार्य है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में दर्शन के संबंध में इस परंपरागत विचारधारा के स्थान पर पाश्चात्य दर्शन में एक नई ही विचारधारा का उदय हुआ, जिसे हम विश्लेषणवादी विचारधारा या विश्लेषणात्मक दर्शन की संज्ञा देते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद
और भाषा विश्लेषणवाद इस विश्लेषणात्मक दर्शन के दो प्रमुख भाग हैं, या तो दो पक्ष कहे जा सकते हैं। इन दोनों का उद्देश्य था विज्ञान तथा दर्शन की विभिन्न विधाओं की भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उनका विश्लेषण करना, किंतु इन दोनों की विश्लेषण विधि एक दूसरे से अलग है। देखिए कि तार्किक प्रत्यक्षवाद का मूल सिद्धांत सत्यापन का सिद्धांत है। इसके अनुसार केवल उसी कथन को तथ्यात्मक दृष्टि से सार्थक मान सकते हैं जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कम सिद्धांत रूप से इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा सत्यापित किया जाना संभव हो। लुडविग विटगेन्स्टाइन ये एक जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 1921 में जर्मन भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक ट्रैक्टेटस लॉजिका फिलोसॉफिकस में भाषा के अर्थ से जुड़े विचार व्यक्त किए थे। उन्हीं से प्रभावित और प्रेरित होकर इन दार्शनिकों ने तार्किक प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। इस दृष्टि से विटगेन्स्टाइन की ये जो पुस्तक है इसका इस विचारधारा का इसे प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है। इसी तार्किक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत जिसे हम सत्यापन का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन, इसी के कारण अधिनीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अधिनैतिक सिद्धांत संवेगवाद का उदय हुआ। अपने सत्यापन सिद्धांत के आधार पर ही तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने तत्वमीमांसा, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के कथनों को संज्ञानात्मक दृष्टि से निरर्थक माना था, क्योंकि उनका मत है कि दर्शन की इन सभी विधाओं के कथनों को इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा सत्यापित करना संभव नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ विश्लेषणात्मक दार्शनिकों ने तार्किक प्रत्यक्षवादियों की इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया। जिन दार्शनिकों ने स्वीकार नहीं किया उनका मत था कि किसी कथन का अर्थ उसके सत्यापन के द्वारा नहीं बल्कि भाषा में उसके उपयोग के द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। किसी भी कथन के विषय में हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि उसका क्या अर्थ है, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए कि भाषा में उसका उपयोग क्या है। कोई कथन वास्तव में सार्थक है अथवा नहीं, यह जानने के लिए हमें भाषा में उसके उपयोग पर ही ध्यान देना चाहिए, इंद्रियजन्य अनुभव द्वारा उसके सत्यापन पर नहीं। इस प्रकार इन आने वाले भाषा विश्लेषणवादी दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक कथन की सार्थकता अंततः उसके उपयोग में ही निहित रहती है। इसलिए इन दार्शनिकों के सिद्धांत को उपयोग सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। और इस प्रकार इन दोनों सिद्धांतों का अधिनीति शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर काफ़ी असर पड़ा है। तो आने वाले कई दार्शनिक ऐसे थे जैसे कि P.H. नॉवेल स्मिथ, G.J. वॉर्नॉक आदि दार्शनिकों ने इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर के नैतिक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने के प्रयास किए। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के अर्थ निरूपण के विषय में विटगेन्स्टाइन के विचारों का अधिनीति शास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा कॉर्नेप, एयर, स्टीवेंसन, हेयर, नॉवेल स्मिथ आदि अनेक दार्शनिक हैं जो नीतिगत भाषा के संबंध में अपने विचार द्वारा इस नवीन विधा के विकास में पर्याप्त योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि अधिनीति शास्त्र या जो व्यावहारिक नीति शास्त्र है इसके उद्देश्य क्या हैं। इसका सर्वप्रथम उद्देश्य बताया गया है नीतिगत आदर्शों या नैतिक आदर्श जिन्हें हम कहते हैं उन नैतिक आदर्शों या सिद्धांत की स्थापना करना नहीं है, बल्कि नैतिक प्रत्ययों और निर्णयों का विश्लेषण करना। इसलिए इसे विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र भी कहा गया है। और देखिए कि ऐसी विधियों की खोज करना इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है जिनके आधार पर नैतिक निर्णयों को उचित या अनुचित ठहराया जा सके। आगे देखें, शुभ, उचित, कर्तव्य आदि नैतिक शब्दों के वास्तविक अर्थ का पता लगाना इसका मुख्य कार्य है, मुख्य लक्ष्य। दूसरे शब्दों में हम कहें कि इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम कहना क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट करना अधिनीति शास्त्र का उद्देश्य है। फिर हम देखें कि उन तर्कों की परीक्षा करना जिनके द्वारा
नैतिक निर्णय उचित या अनुचित सिद्ध किए जाते हैं। ऐसे तर्कों का स्वरूप अन्य विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाले तर्कों से किस रूप में भिन्न है, इसको भी निश्चित करना अधिनीति शास्त्र का उद्देश्य है। देखिए कि चूंकि निर्णय विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए नैतिक निर्णय का अन्य निर्णयों से क्या भेद है, क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना भी अधिनीति शास्त्र के उद्देश्य में शामिल है। और अधिनीति शास्त्र के इन उद्देश्यों को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका मूल उद्देश्य आदर्शात्मक या नियामक पारंपरिक नीतिशास्त्र के क्षेत्र में आने वाले नैतिक सिद्धांतों और नैतिक निर्णयों का आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इसलिए इसे आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र भी कहा गया है। आदर्शमूलक या परंपरागत नीतिशास्त्र जिन विषयों और समस्याओं को अछूता छोड़ देता है, अधिनीतिशास्त्र उन्हीं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत लेता है। इसका कार्य नैतिक सिद्धांतों का खंडन मंडन करना नहीं है, बल्कि नैतिक निर्णयों और प्रत्ययों का स्पष्टीकरण करना है। यही इन दोनों का बहुत बड़ा भेद है। हमें ये मानना होगा कि अपने स्वरूप में इन उद्देश्यों के साथ अधिनीति शास्त्र एक प्रमुख विधा है और तर्कमूलक भाववाद के प्रभाव से दर्शन के क्षेत्र में क्रांति और नवीनता उत्पन्न हुई है और अधिनीति शास्त्र उसी का प्रतिफल है। अगर हम ऐसा कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनेक दार्शनिक हैं, विचारक हैं आधुनिक युग में जो नीतिशास्त्र के स्थान पर अधिनीति शास्त्र को ही पूर्ण नैतिक दर्शन का दर्जा देने लगे हैं। उनकी दृष्टि में नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नैतिक निर्णय के स्वरूप तथा अर्थ का स्पष्टीकरण करना। अब बात आती है अधिनीति शास्त्र और मानकीय नीतिशास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन की। तो हम समीक्षा के रूप में देखें कि मानकीय नीतिशास्त्र और अधिनीति शास्त्र के बीच में एक अंतर है जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मानकीय नीतिशास्त्र हमें यह बताता है कि हमारे लिए शुभ क्या है और हमें क्या करना चाहिए, जबकि अधिनीति शास्त्र कोई वस्तु हमारे लिए शुभ है तथा कोई कर्म करना हमारा कर्तव्य है। इन नैतिक निर्णयों के अर्थ और स्वरूप का स्पष्टीकरण और विश्लेषण करता है। थोड़ा और देखें हम कि मानकीय नीतिशास्त्र जो है मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए जो भी नैतिक सिद्धांत देता है उन सिद्धांतों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करता है, जबकि अधिनीति शास्त्र इन तर्कों के स्वरूप और इनकी विधियों पर विचार करता है और इन तर्कों की प्रामाणिकता की निष्पक्ष रूप से परीक्षा करता है। ये कुछ अंतर हैं जिनसे नीति दर्शन की इन दोनों विधाओं का भिन्न स्वरूप और क्षेत्र एकदम स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अधिनीति शास्त्र वास्तव में मानकीय नीति शास्त्र का पूरक ही है। हम जानते हैं कि अधिनीति शास्त्र उन नैतिक निर्णयों के अर्थ और स्वरूप का स्पष्टीकरण और विश्लेषण करता है जो हम मानकीय नीति शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। इसी प्रकार अधिनीति शास्त्र उन तर्कों के स्वरूप का स्पष्टीकरण भी करता है जो मानकीय नीति शास्त्र अपने नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि अधिनीति शास्त्र वास्तव में मानकीय नीति शास्त्र का सहायक अथवा पूरक है। मानकीय नीति शास्त्र के निर्णयों और तर्कों के अर्थ और स्वरूप को समझने के लिए अधिनीति शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से मानकीय नीति शास्त्र के पूरक के रूप में हम अधिनीति शास्त्र को जानते हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने माना कि केवल अधिनीति शास्त्र ही संपूर्ण नैतिक दर्शन होना चाहिए, पूरा नीति दर्शन यानी कि अधिनीति शास्त्र। तो ये जो दृष्टिकोण है अनुचित और एकांगिक है। वास्तव में होना ही चाहिए कि अधिनीति शास्त्र का कार्य मानकीय नीति शास्त्र के निर्णयों के स्वरूप का विश्लेषण करना ही है, जिससे उन्हें अच्छी तरह से समझा जा सके। इसका मतलब यही हुआ कि अधिनीति शास्त्र वास्तव में मानकीय नीति शास्त्र को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मानकीय नीति शास्त्र के निर्णयों और सिद्धांतों के अभाव में अधिनीति शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतः इस दृष्टि से वह अपने अस्तित्व और अपनी सार्थकता के लिए अंततः मानकीय नीति शास्त्र पर ही निर्भर होता है। ऐसी स्थिति में अधिनीति शास्त्र को ही अपने आप में साध्य और संपूर्ण नीति दर्शन मान लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जो दार्शनिक ऐसा करते हैं वे स्पष्ट रूप से तथ्यों की विवेचना नहीं कर पाते, वे तथ्यों की उपेक्षा करते हैं और वास्तव में अधिनीति शास्त्र
स्वतः साध्य और संपूर्ण नीति दर्शन न होकर नीति दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, जिसकी सहायता से हम अपनी नैतिक भाषा के अर्थ और स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मानकीय नीतिशास्त्र की समस्याओं के समुचित और संतोषप्रद समाधान में अध्ययन नीतिशास्त्र निश्चय ही हमारी बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। अतः इस दृष्टि से मानकीय नीतिशास्त्र के पूरक अथवा सहायक के रूप में अध्ययन नीतिशास्त्र का हमारे लिए अत्यंत महत्व है। आज इतना ही।